गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी पिछले लेक्चर में अपन ने जो देखा था वो क्या देखा था, विद्युत आवेश क्या है, उसके गुणधर्म क्या है और हम कैसे कैसे किसी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। उसके बाद आवेशों पर लगने वाला बल, तो कूलॉम का नियम ऐसा पढ़ा था हमने, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, और अगर किसी स्थान पर आवेशों की संख्या 2 से अधिक है उस स्थिति में परिणामी बल कितना होगा, उस बल की हमने गणना की थी। तो अभी तक अपन जो पढ़ा है बहुल आवेशों के मध्य लगने वाले बल तक के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में अपन उसके आगे बढ़ते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र ये क्या होता है, तो जैसा हम 11वीं में पढ़कर आए थे गुरुत्व क्षेत्र, या उससे पहले हमने 10th में पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र। तो क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जैसे हमने गुरुत्व क्षेत्र 10वीं में पढ़ा, 11वीं क्लास में पढ़ा था गुरुत्व क्षेत्र, तो उसमें क्या था, कोई द्रव्यमान का कण है यानी पदार्थिक द्रव्यमान है, उसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य पदार्थिक कण, अन्य द्रव्यमान एक बल का अनुभव करता है। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण का बल। उस क्षेत्र को हम कहते हैं उसका गुरुत्वीय क्षेत्र। ऐसे चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा चुंबक चुंबकीय बल का अनुभव करेगा उसको बल कहेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र। तो ठीक इसी प्रकार कोई एक आवेश है या आवेशों का कोई समूह है, एंड सो ऑन क्यू है, ऐसा एक कोई बंच है, एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप के चारों ओर का वह क्षेत्र या इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, सराउंडिंग एरिया, इस आवेश के या ये जो समूह है उस समूह के जो आवेशों का समूह उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर अगर हम किसी अन्य आवेश को लेकर आते हैं, किसी अन्य आवेश को लेकर आते हैं तो या तो वो आकर्षित होता है या वो प्रतिकर्षित होता है, या तो आकर्षण बल या वो प्रतिकर्षण बल इनका अनुभव करता है। तो ऐसे स्थान को, ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ रखे जाने पर कोई अन्य आवेश विद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण इस बल का अनुभव करता है, उसको कहते हैं उसका विद्युत क्षेत्र। सीधी सीधी डेफिनेशन है। अब गणितीय रूप से हम देखते हैं तो कहलाता है यहाँ पर, वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तीव्रता का तात्पर्य क्या है, जैसे अपन 11th में पढ़कर आए थे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में हमने निकाला था बल, कोई पिंड है किसी पर लगाता है तो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ m1 पहले पिंड का द्रव्यमान और m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान है। तो ये m1 द्रव्यमान का पिंड है और ये m2 द्रव्यमान का पिंड है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है, इनके बीच लगने वाला बल ये हो गया। इसमें तीव्रता का तात्पर्य क्या है, तो तीव्रता का तात्पर्य है या तो ये वाला द्रव्यमान या ये वाला द्रव्यमान, इसकी मात्रा 1 कर दें तो एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, या इसका मान 1 कर दिया तो एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। इस पर निकालेंगे यानी इस पर बल लगाएंगे तो इसकी तीव्रता कहलाएगा m2 की, और m2 पर बल निकालेंगे तो कहलाएगा m1 की तीव्रता। m1 की तीव्रता निकालेंगे तो एकांक द्रव्यमान m2 हो जाएगा, तो m2 का मान 1 लगा दोगे तो G m1 अपॉन r स्क्वायर। इसकी तीव्रता निकालेंगे तो m1 का मान 1 लगा देंगे तो F बराबर हो जाएगा G m1 का मान 1 लगा देंगे तो m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो यहाँ पर द्रव्यमान के स्थान पर हम लेने वाले हैं आवेश। तो कोई भी आवेश किसी अन्य आवेश पर कितना बल लगाता है वो तो कहलाता है कूलॉम के नियम से उस पर लगने वाला विद्युत बल। लेकिन यदि हम आवेश की मात्रा 1 लें, इकाई आवेश लें, तो उस स्थिति में जो बल कहलाता है वो कहलाता है उसकी तीव्रता। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का जो बल है उस बल को कहते हैं उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह एक सदिश राशि होती है, इसको E से दर्शाते हैं। तो E बराबर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कहें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो कहलाती है वो क्या है, एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। तो विद्युत बल है, एकांक आवेश पर लग रहा है तो आवेश का भाग दे देंगे बटे आवेश।
तो कल्पना करते हैं कोई आवेश है हमारे पास प्लस क्यू, इससे r दूरी पर कोई अन्य आवेश रखा है जो परीक्षण आवेश हमने माना क्यू नॉट। ये परीक्षण आवेश क्या होता है? तो परीक्षण आवेश वह धनात्मक आवेश होता है जिस पर हम बल की या तीव्रता की गणना करते हैं। ये कैसा रहता है? सदैव धनात्मक रहता है। धनात्मक क्यों रहता है? हम ऋणात्मक भी ले सकते हैं, तो कोई सा एक लेना था तो धनात्मक लिया। तो धनात्मक इसलिए लिया क्योंकि अभी आगे हम अपन पढ़ने वाले हैं इसकी बल रेखाएं, तो बल रेखाएं प्लस के कारण बाहर की ओर, माइनस के कारण अंदर की ओर होती हैं। तो बाहर की ओर उसके कारण रहती है, इसलिए हम हमेशा कौन सा लेते हैं? धनात्मक। तो इस पर जो तीव्रता होगी उस तीव्रता की हमको गणना करनी है इसके कारण, तो क्या कहलाएगा? E बराबर बल है तो F और आवेश का हमने भाग दे दिया तो क्यू नॉट। एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब इसका मात्रक देखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? ऊपर बल है तो बल का मात्रक तो न्यूटन, नीचे आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलम। तो इसका जो मात्रक है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। विमा निकालेंगे हम इसकी। विमा देखिए, ऊपर बल है तो बल की विमा m1 L1 T-2, नीचे आवेश है तो T1 A1। अब क्या होगा? ये T नीचे है +1, ऊपर जाएगा -1, ऊपर ऑलरेडी -2 है, -2 और -1 तो -3 हो जाएंगे। इसकी जो डायमेंशन होगी विमा हो जाएगी तो m1 L1 और T की पावर तो हो जाएगी -3, A की पावर हो जाएगी -1। ठीक है, तो जो तीव्रता का सूत्र है तो E बराबर F/Q0, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, और विमा कितनी होगी? m1 L1 T-3 A-1। लेकिन यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है? क्या है परिभाषा? एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो मूलतः तो बल हो गया, बल सदिश राशि है तो इसलिए तीव्रता भी क्या हो जाती है? सदिश राशि। तो सदिश रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे? तो सदिश रूप में तो E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q0। इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी जो दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव कैसे होती है? उस पर लगने वाले विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की दिशा के अनुदिश। जो दिशा बल की होती है वही दिशा किसकी होती है? तीव्रता की। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा क्या है? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक सदिश राशि है, E से दर्शाते हैं। E का मान कितना हो जाएगा? तीव्रता बराबर बल बटे आवेश, E बराबर F बटे Q0। मात्रक F का न्यूटन, Q का आवेश का तो कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। विमा निकाली तो m1 L1 T-3 A-1। ठीक है, सदिश राशि है तो सदिश रूप में लिख दिया तो E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। अब अपने को यहाँ पर एक डेरिवेशन करना है, वो करना है अगर हम किसी स्थान पर एक बिंदु के रूप में आवेश की कल्पना करें और उस आवेश के कारण तीव्रता क्या रहे, तीव्रता की गणना करें किसी एक आवेश के कारण, तो कहलाएगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या है कि एक बिंदु के रूप में हम किसी आवेश की कल्पना करते हैं कि Q आवेश है, किसी स्थान पर O बिंदु पर स्थित है। ये बिंदु हमने O मान लिया। इस आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होगा। उस विद्युत क्षेत्र में इस आवेश से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर, O बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P की कल्पना करते हैं। हमको इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तीव्रता का जो सूत्र होता है E बराबर F बटे आवेश। हमको बल चाहिए और उसमें आवेश का भाग देना है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? पहले बल। बल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि बल क्या होता है? दो आवेशों के बीच लगने वाली बल का मान Q1 Q2 अपॉन R² होता है। तो आप बल लगा करने के लिए कम से कम दो आवेश चाहिए। यहाँ पर हमारे पास एक ही आवेश Q, इसलिए बिंदु P पर एक आवेश की हम कल्पना करते हैं जिसको कहते हैं परीक्षण आवेश। तो हमने माना Q0 एक आवेश है जो बिंदुवत धनात्मक परीक्षण आवेश है और बिंदु P पर स्थित है।
ऐसी स्थिति में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कहाँ से निकालेंगे हम? कूलाम के नियम से। कितना होगा? तो F बराबर सूत्र होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 का मान तो Q और Q2 का मान Q नॉट। परिमाण लेते हैं, दोनों प्लस के हैं, ये तो प्लस का है ही, और परीक्षण आवेश सदैव प्लस का होता है, इसलिए हमने Q नॉट ले लिया, बटे बीच की दूरी कितनी होगी? R स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या ज्ञात किया? इस आवेश के कारण Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल हमने ज्ञात कर लिया। अतः बिंदु P पर तीव्रता हमको कहाँ ज्ञात करनी है? P पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो E बराबर F बटे Q नॉट। F का मान लगा दीजिए, तो F का मान है K Q इंटू Q नॉट बटे में R स्क्वायर, और टोटल का बटे कितना है? Q नॉट। तो ऊपर Q नॉट नीचे Q नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? K Q बटे में R स्क्वायर। तीव्रता है तो मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो गया बिंदु आवेश के कारण किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या काम करना था कि Q आवेश है एक, जिसका परिमाण Q है, धनात्मक आवेश है, किसी स्थान पर, स्थान कौन सा है? निर्वात या वायु, क्योंकि हम कांस्टेंट K ले रहे हैं, और K कांस्टेंट कब लेते हैं? जब माध्यम क्या होना चाहिए? या तो निर्वात अथवा वायु। कुछ और माध्यम है तो आ जाता हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू में लगा दी तो उसको हमने K नाम दे दिया। तो इस आवेश के कारण R दूरी पर कोई बिंदु P है, वहाँ पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता की गणना करने के लिए हमको एक आवेश चाहिए, तो हम इस स्थान पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट की कल्पना करते हैं। R दूरी पर स्थित है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से, तो Q के द्वारा Q नॉट पर बल और Q नॉट के द्वारा Q पर बल, तो दोनों समान रूप से बल लगा रहे हैं। कितना है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 का मान Q, Q2 का मान Q नॉट, दूरी R है तो R स्क्वायर हो गया। तो इसके कारण Q नॉट पर लगने वाला बल तो हमारे पास ये है, तो इसके कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी? तीव्रता यहाँ पर निकाल लें तो इस आवेश का भाग दे देंगे, और अगर Q नॉट के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालते तो इस आवेश का भाग दे देंगे। तो ध्यान रखिए, जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है उस बिंदु पर आवेश का मान एक अंक होना चाहिए। यहाँ पर निकालना है तो Q का भाग दे देंगे, यहाँ पर निकालना है तो Q नॉट का भाग दे देंगे। तो तीव्रता P बिंदु पर ज्ञात करनी है तो P बिंदु पर आवेश कितना है? Q नॉट, तो Q नॉट का भाग दे दिया। Q नॉट से Q नॉट कट गया, कितना बचा? K Q अपॉन R स्क्वायर। अब ये बताया सदिश राशि है, तो सदिश रूप में क्या होगा? तो जो बल का सदिश रूप था वही इस तीव्रता का रूप हो जाता है। तो सदिश रूप में कितना हो जाएगा? तो E वेक्टर इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। दिशा कैसी होती है? हमेशा बल की दिशा होती है, तो E वेक्टर का मान F वेक्टर अपॉन Q नॉट है। हमको F का वेक्टर चाहिए, F का वेक्टर हम पढ़ चुके थे, तो F का वेक्टर कितना था? तो था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R कैप थी, तो यहाँ पर भी दिशा कैसे हो जाएगी? R कैप। ये E वेक्टर की वैल्यू आ गई। इसका अर्थ ये है कि विद्युत बल की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। कैसे होती है? या तो अगर ये प्लस है और ये प्लस है, ये तो सदैव प्लस रहेगा, प्लस प्लस को आकर्षित करेगा तो अंदर की ओर होगी। अगर ये आवेश माइनस का होता तो ये प्लस का, तो प्लस माइनस को आकर्षित करेगा तो अंदर की ओर, और अगर ये दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षित करेगा तो दिशा बाहर की ओर। तो दिशा हमेशा R के अनुदिश होगी। इसको हम और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? चूँकि R कैप बराबर R वेक्टर बटे R, तो अतः E वेक्टर इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर तो था ही, और R कैप की हम लगा देंगे R वेक्टर बटे R। इस R का इस R स्क्वायर में गुणा होगा तो R की घात 3 हो जाएगी, तो E वेक्टर बराबर हो जाएगा K Q अपॉन R Q इंटू R वेक्टर। तीव्रता है तो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहाँ तक का काम करेंगे। अब इनके सवाल और करना शुरू कीजिए। आपको एक दो सवाल मैं बताऊंगा कूलम के नियम के, और आवेश Q बराबर N जो सूत्र था उसके, और बहुल आवेशों के बीच बल, और ये। ठीक, थैंक यू।
चलिए एक टॉपिक अभी इसमें और कर लेते हैं अपन। पिछला टॉपिक अपने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विचार कीजिए किसी स्थान पर आवेशों की संख्या ज़्यादा है। ये हमने मान लिया Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है, ये Q4 आवेश एंड सो ऑन, ये हमने मान लिया यहाँ पर Qn आवेश है। इन सभी आवेशों के कारण इस कोई बिंदु P है या O बिंदु मान लेते हैं अपन, इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा। हमने माना कि पहले आवेश की जो दूरी है वो है R1, दूसरे आवेश से जो दूरी है वो है R2, तीसरे आवेश से जो दूरी है वो कितनी होगी R3, चौथे से है तो ये R4 और nth से है तो ये होगी हमारे पास Rn। अब हमको O बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो तीव्रता की गणना करने के लिए हमको यहाँ पर एक परीक्षण आवेश लेना पड़ेगा। हमने माना यहाँ पर परीक्षण आवेश है Q0। कितना आवेश है Q0। ये सदैव धनात्मक होता है। अगर ये सारे के सारे जो आवेश हमने माने ये धनात्मक हैं तो इसको प्रतिकर्षित करेंगे, अगर ये सारे के सारे ऋणात्मक हैं तो उसको आकर्षित करेंगे। एक कुछ धनात्मक कुछ ऋणात्मक है तो धनात्मक वाले तो प्रतिकर्षित करेंगे और ऋणात्मक वाले आकर्षित करेंगे। इसमें से हम कल्पना करते हैं सारे के सारे पॉजिटिव हैं, मान लिया पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, हम पॉजिटिव कंसीडर करके चलते हैं। तो ये Q1 आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर की ओर, ये इसको इधर की ओर, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो ये जो बल लगाएंगे हर एक के द्वारा अलग अलग बल लगेगा। परिणामी बल हम पिछले टॉपिक में पढ़कर आए थे, तो वो क्या हो जाएगा उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर। बात समझ में आ गई। अब बल के स्थान पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हर एक के कारण तीव्रता, तो प्रत्येक के बल में इस Q0 का भाग दे देंगे तो Q0 वाला पोर्शन खत्म, तो क्या बचेगा हर एक के कारण तीव्रता। तो हमने माना पहले के कारण जो तीव्रता है वो E1 वेक्टर, दूसरे कारण है वो E2 वेक्टर, तीसरे कारण E3 वेक्टर, इसके कारण E4 वेक्टर और nth के कारण है तो En वेक्टर। इस स्थिति में E1 वेक्टर का मान कितना होगा, तो E1 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर और R1 कैप। E2 वेक्टर लेंगे तो कितना हो जाएगा K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर और R2 कैप। 3 लेंगे K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप एंड सो ऑन। nth ले रहे हैं हम तो En वेक्टर बराबर K Qn अपॉन Rn स्क्वायर और Rn कैप। ठीक है, आते हैं परिणामी। तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, जो E नेट हमारे पास होगा वो इन सभी तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर, अर्थात E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस En वेक्टर। ठीक है, अब इसमें हम सबके मान लगा देंगे, तो ये मान लगाने के बाद हमको क्या बचेगा, K कॉमन है सभी में और बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो K कॉमन लेके हम कर सकते हैं। तो E नेट वेक्टर इक्वल टू, तो K कॉमन ले लिया Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप प्लस एंड सो ऑन प्लस Qn अपॉन Rn स्क्वायर और Rn कैप। तो ये जो परिणामी बल हो, परिणामी तीव्रता हो जाएगी वो अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। तो इस स्थिति में हम इसका सदिश योग कर लेंगे। एक बात और विशेष ध्यान रखने की है, जैसे बहुल आवेश पर हमने बल निकाला, ये हम तीव्रता निकाल रहे हैं, तो ये जो परिणामी आता है उनके सभी राशियों के सदिश योग के बराबर होता है। अब सदिश योग कैसे होता है, तो सदिश योग के बारे में हम 2 विधियाँ पढ़ चुके हैं, ध्यान करना, आप 11th में पढ़कर आए हो। एक वेक्टर खत्म होने का एक वेक्टर शुरू होता है, तो ये कहलाती है हमारी त्रिभुज विधि, और दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बन जाती है वो हमारी समांतर चतुर्भुज विधि। तो त्रिभुज विधि में भी R वेक्टर का मान A वेक्टर प्लस B वेक्टर था, और समांतर चतुर्भुज विधि लेते हैं तो उसमें भी R वेक्टर का मान A वेक्टर प्लस B वेक्टर हो जाता है। लेकिन सभी में जो परिमाण होता है तो R का मान कितना था, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच बनने वाला कोण है।
तो इसका अर्थ ये है कि परिणामी का मान केवल ए और बी के मान पर निर्भर नहीं करेगा, उसके साथ साथ उनके एंगल थीटा के मान पर के कॉस के मान पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, यहाँ तक का काम अपने को करना है, बाकी आप कुछ सवाल करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।